हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। डियर फ्रेंड, बात करेंगे सीटेट 20 अगस्त 2023 को टारगेट करते हुए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, जिनको हम लोग बहुत ही डीपली समझते हुए चलेंगे। ठीक है, एंड अगर आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, डेफिनेटली आप जो आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे सीडीपी के, आप पूरे 30 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन था, जिसमें 50 क्वेश्चंस हम लोग कल कर चुके थे। आज 51 से शुरू करेंगे। देखिए, क्वेश्चन कहता है डैश और डैश प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। कौन है जो बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड के दौरान उनकी एजेंसी के रूप में, प्राइमरी एजेंट्स के रूप में काम करती हैं? धार्मिक संस्थाएं और कानून, आस पड़ोस और सामाजिक नीतियां, प्रिंट या मुद्रक मीडिया और विद्यालय, या फिर परिवार और आस पड़ोस। डियर फ्रेंड, जो बच्चे के शुरुआती वर्ष होते हैं उसमें बच्चा समाज में कैसे उठना बैठना है, समाज के लोगों से कैसे बात करनी है, समाज के क्या मानदंड हैं, मूल्य हैं, क्या ज्ञान है, संस्कृति है, जो भी कुछ है, जो भी सामाजिक कौशल है, वो अपने परिवार से ही प्राप्त करता है। परिवार में उसके माता पिता हैं, उसके भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, ताऊ ताई जो भी हैं, उनके माध्यम से वो समाज के तौर तरीकों को सीखता है। इसलिए परिवार और उसका जो आस पड़ोस है, ये क्या होते हैं? परिवार और आस पड़ोस प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। इसमें ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है और क्वेश्चन भी हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। उसमें किसने? जीन पियाजे ने। तो इस सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? डियर फ्रेंड, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर जो बच्चे हैं वह आपके औपचारिक संक्रियात्मक, कौन सी अवस्था है? औपचारिक संक्रियात्मक स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। ये जो आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, ये वो अवस्था है जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो कि 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। ओके, इस अवस्था में बालक में तार्किक चिंतन की क्षमता एंड समस्या समाधान की क्षमता और वास्तविक तथा अवास्तविक में एक डिफरेंस जो होता है उसको भी समझने की क्षमता बच्चे के अंदर आ जाती है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे आपका आंसर राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है? B.F. स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की या फिर सिगमंड फ्राइड। अगर आपने सब पढ़ लिया है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो किस सिद्धांतकारी ने, वो जिन्होंने सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है, वह है आपके लेव वाइगोत्स्की। कौन है? लेव वाइगोत्स्की ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है। और यह जो सिद्धांत है, इसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ये वो सिद्धांत है जिसमें वाइगोत्स्की ने बताया है कि बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि बालक समाज में रह करके ही सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही जो है अनुकरण करके सीखता है और अपना विकास करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक डैश कक्षा की विशेषताएं हैं। व्यवहारवादी कक्षा की विशेषताएं हैं, प्रगतिशील, अध्यापक केंद्रित या फिर निष्क्रिय। डियर फ्रेंड, यह आपकी प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं हैं। प्रगतिशील कक्षा, प्रगतिशील शिक्षा का वो भाग है जिसमें रटे रटाए ज्ञान की बजाय बच्चों के करके सीखने पर बल दिया जाता है, जिसमें बच्चा खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम प्राप्त करता है।
ठीक है, ये छात्रों को, जो प्रगतिशील कक्षा है, छात्रों को नए ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑप्शन बी स्ट्रीम में आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए डैश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए? मातृभाषा को, मदर टंग, या फिर फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ओनली साइन लैंग्वेज। किस भाषा को यानी कि प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए किस भाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो इसमें बच्चे की मदर टंग को, बच्चे की मदर टंग को क्या करना चाहिए? प्राथमिकता दी जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू NEP 2020। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है? देखिए, लिंग रूढ़िवादिता की बात हो रही है, जेंडर स्टीरियोटाइप की बात हो रही है। लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है ना, इसमें तो दोनों को समान दिखाया जा रहा है। लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। लड़के और लड़कियां दोनों खेलों में अच्छा करने की सक्षमता रखते हैं, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। लड़कियां लड़कों की ही तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती हैं। ये 3 सेंटेंस हमारे ऐसे वाक्य लिखे हुए हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। तीनों सेंटेंसेस में लड़के और लड़कियों को समान बताया गया है। लेकिन जो ऑप्शन बी है यहाँ पे, लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं, यह जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शा रहा है कि लड़कियां कोमल होती हैं, बहुत जल्दी रोने लगती हैं, भावुक होती हैं, लड़के कठोर होते हैं, साहसी होते हैं, है ना। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है? जिसमें ये कहा जाता है लड़कियां घर के कामकाज के लिए बनी हैं, लड़के बाहर का काम संभालेंगे, लड़के ऑफिस का काम संभालेंगे। तो ये सब क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, देखिए, विविध जरूरतों वाले विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूल में पढ़ाना, एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की पूर्ति हो, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना, विद्यार्थी को स्कूल में दाखिला देकर के उस पर स्कूली व्यवस्था में समायोजित होने का भार डालना। राइट का आंसर क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा का मतलब यहाँ पे क्या है? समावेशी शिक्षा का अर्थ है एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की पूर्ति हो, चाहे विद्यार्थी किसी भी धर्म, जाति, समूह, लिंग, पृष्ठभूमि से आता हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक समान शिक्षा दी जा रही है, सबकी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है ना। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित जो बालक बालिकाएं होती हैं सभी को एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वह राइट हो जाता है। एंड हम बढ़ते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक विविधता वाली कक्षा में, किसमें? डाइवर्स क्लासरूम है। विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा करनी चाहिए। मतलब आप कुछ छात्रों की क्या करेंगे? उपेक्षा करेंगे, है ना। ये तो मतलब बहुत गलत चीज़ है उपेक्षा करना। या फिर विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। या फिर विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। हम भाई विद्यार्थी के सीखने के स्तर को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देंगे? ओके, कक्षा में एक भयभीत वातावरण, वाह क्या बात है, भयभीत वातावरण मतलब बच्चों को आप फियरफुल इन्वायरमेंट देंगे, गलत बात है। 2 ऑप्शन ये कट गए। और इसमें आप बच्चे की उपेक्षा कर रहे हैं, बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं, बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं, ये भी गलत है। क्या है ऑप्शन सही? विद्यार्थियों की आवश्यकता के हिसाब से, उसके आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है और मूल्यांकन की जो विधियां हैं उनका आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो बच्चा जिस स्तर का है, जिसकी जैसी बुद्धि, लब्धि, क्षमता है, उसी के हिसाब से उसको शिक्षा देंगे, उसी के हिसाब से उसको शिक्षण अधिगम उसके लिए यूज करेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो राइट हो जाता है। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? जो बच्चा है उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा इन ऑप्शंस को पढ़ते समय।
जितनी हो सके उतनी जानकारी लिखित स्वरूप में प्रदान करनी चाहिए। बच्चा देख नहीं पा रहा है और आप उसको टोटल रिटन मटेरियल दे रहे हैं, ये कहाँ उचित है। महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन लेखनियों द्वारा इंगित करना चाहिए। जो बच्चा देख नहीं पा रहा है उसके लिए क्या रंगीन, क्या ब्लैक, क्या वाइट, कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, इसलिए ऑप्शन ये भी कट गया। जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसकी व्याख्या करने के लिए श्यामपट्ट पर आरेख बनाने चाहिए। भाई आप श्यामपट्ट पर आरेख बना देंगे, बात खत्म है। बच्चे को दिख नहीं रहा है, क्या उसके लिए यूजफुल है? बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन इसको काट दो। जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई उसको सब देता है, ठीक है, तो फिर उसके लिए ऐसी चीज़ों का प्रयोग करो जो उसको प्रॉपर वो सुन करके और अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने चाहिए, ठीक है। बाकी दिखाओ, चाहे उसको चाहे रंगीन दिखाओ, वाइट दिखाओ, ब्लैक दिखाओ, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कैसे बच्चे होते हैं? गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं जिनको कहा जाता है। वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं, या फिर उनमें सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती है। बच्चा गॉड गिफ्टेड है, मतलब वही गिफ्टेड है बच्चा, है ना, गॉड गिफ्टेड भी कह देते हैं। जो बच्चा प्रतिभाशाली है उसकी सीखने के प्रति क्या कम ग्रहणशीलता होगी? ऐसा तो नहीं है ना, तो फिर ये ऑप्शन यहीं पे कट जाता है। वे नए क्रियाकलापों को करने का जोखिम टालते हैं, टालते कभी नहीं। प्रतिभाशाली बच्चा टालता नहीं है। वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। जी हाँ, जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं वे अपने जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उनमें वो परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं, ठीक है। तो और ये जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल इनका 140 से भी अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन इसमें आपका जो डी था वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है? मनोविश्लेषणवाद, या फिर व्यवहारवाद, सामाजिक संरचनावाद, या फिर नैतिकतावाद? देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका जो अधिगम एक प्रक्रिया है जो एक संस्कृति संदर्भ में होती है। देखिए जहाँ भी आपको संस्कृति, समाज, संस्कृति मिल जाए, समझ लेना वह आपकी किसकी बात कर रहा है? वह आपकी सामाजिक संरचनावाद की बात कर रहा है। वह सेंटेंस, वह वाक्य हमारा किससे संबंधित हो जाएगा? वाइगॉत्स्की से संबंधित हो जाएगा। तो ये ऐसे विचार में विश्वास सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण रखता है। इस सिद्धांत में ज्ञान को एक सामाजिक निर्माण के रूप में माना जाता है। क्या माना जाता है? ज्ञान को एक सामाजिक निर्माण के रूप में माना जाता है, और अधिगम तथा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके सामाजिक पहलुओं को भी इसमें प्राथमिकता दी जाती है। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक नए कॉन्सेप्ट के अधिगम को बढ़ावा देता है? देखिए नए कॉन्सेप्ट के अधिगम को बढ़ावा कौन देगा? नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, नए ज्ञान को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से न जोड़ना, विद्यार्थियों पर दबाव और असफलता का डर पैदा करना, या फिर विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक संपर्क और सहभागिता पर रोक लगाना। क्या हो जाएगा? कौन सा एक नए कॉन्सेप्ट के अधिगम को बढ़ावा देता है? देखिए नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, जो बच्चों ने पहले सीखा था, जब नए ज्ञान को आप पूर्व ज्ञान से जोड़ करके पढ़ाते हैं तो फिर इससे क्या मिलता है? उसके नए कॉन्सेप्ट के लर्निंग को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि अगर स्टूडेंट को पिछले ज्ञान के बेस पे नए कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है तो स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट से एक रिलेशन बनाने में आसानी हो जाती है और उसकी समझ अच्छी तरीके से डेवलप भी हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाता है। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है? बच्चों ने जो भी गलतियां की हैं, है ना, बच्चे ने जो भी एरर्स की हैं उनसे निपटने का सही तरीका क्या है? विद्यार्थियों को त्रुटियां करने के लिए दंडित करना। क्या आप मतलब अगर गलती कर दी बच्चे ने तो आपने उसको मार पीट दिया, क्या ये बेस्ट ऑप्शन है? क्या ये सही तरीका है? विद्यार्थियों को सीधे सही जवाब बता देना और उन्हें उसे बार बार कॉपी में लिखने को देना कि इसका ये आंसर होगा, इसको बार बार लिखो, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। विद्यार्थियों को अपने सहपाठी का सही जवाब नकल करने को कहना कि जो तुम्हारे सहपाठी ने, जो तुम्हारे दोस्त ने सही जवाब लिखा है बस उसको कॉपी कर लो, बस गलती तुम्हारी सही हो जाएगी। अधिगम
कमियों का विश्लेषण करना जिनकी वजह से त्रुटि हुई है और विद्यार्थियों को उसके हिसाब से सहायता प्रदान करना। बस यही तो बेस्ट ऑप्शन है ना। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसका सही तरीका यह है कि उसको मारो पीटो, जी नहीं। सही जवाब बता दोगे बात खत्म हो जाएगी, नहीं। नकल करने के लिए नहीं कहेंगे। जो भी बच्चे ने गलतियां की हैं हम उसका एनालिसिस करेंगे, आखिर बच्चे ने गलती क्यों की, कब की, कैसे की, है ना, उसकी वजह से त्रुटि हुई क्यों, और फिर उसके हिसाब से उसको आगे की सहायता दी जाएगी। यही ऑप्शन इसमें आपका बेस्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 64। ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके जो हैं, जो पेपर आपका 25 जनवरी 2023 को हुआ था उसमें दोनों क्वेश्चंस ये पूछे गए थे 25 जनवरी 2023 को। पहला क्वेश्चन कहता है स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण क्या है। स्थूल गत्यात्मक यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात हो रही है। इसका उदाहरण क्या है? देखिए इस सबसे पहले तो ये समझिए कि स्थूल गत्यात्मक कौशल होता क्या है। आपका ग्रॉस मोटर स्किल वे बड़ी मूवमेंट्स होती हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चा अपने हाथों, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करता है। घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना, भागना, ये सभी आपके स्थूल गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका भागना जो है वह ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। अगर यहाँ पे आपका सूक्ष्म गतिक कौशल लिखा होता तो सूक्ष्म गतिक कौशल में क्या होता है कि बच्चा छोटे छोटे कामों को करता है ना, अपने जो है कि जैसे उंगलियों को चलाना, किसी चीज़ को पकड़ना या उसको उठाना, लिखना, सुई में धागा पिरोना, ये सभी सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आ जाते हैं। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? देखिए आस पड़ोस और मुद्रक संचार, यानी कि वही प्रिंट मीडिया, स्कूल एंड लॉ एंड सामाजिक नीति और धर्म जिसको सोशल पॉलिसी एंड रिलीजन कहते हैं, या फिर परिवार और आस पड़ोस। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना जो है समाज का जो भी बिहेव है, जो व्यवहार है समाज का, जो संस्कृति है, जो नियम कानून है संस्कृत के, वो सभी उसका परिवार और उसका आस पड़ोस उसको सिखा देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? अच्छा, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था उन्होंने 0 से 2 वर्ष बताई थी जो कि संवेदीगामक अवस्था होती है। दूसरी उन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि इसमें बालक 2 से 7 वर्ष का होता है। तीसरी उन्होंने पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई थी जो कि कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष तक की होती है। चौथी उन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताई थी जो कि 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। ये आपको इसलिए बार बार बता देते हैं ताकि आपका रिपीट होता रहे, आप भूले नहीं कि कौन सी अवस्था कितने वर्ष तक की होती है। निगमनात्मक रूप से बच्चा किस अवस्था में सोच सकता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जब बच्चा 11 से 15 वर्ष का हो रहा है। यहाँ पे आकर के बच्चा तर्क के माध्यम से, बुद्धि लगा करके, दिमाग लगा करके अमूर्त रूप से सोच सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवागोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है? कंठस्थ स्मरण और अत्यधिक जोर, यानी कि इसमें उन्होंने रोट लर्निंग पर जोर दिया है, या फिर कोलैबोरेशन लर्निंग पर जोर दिया है, या फिर एग्जाम सेंट्रिक पेडागोजी पर जोर दिया है, या फिर स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम पर जोर दिया है। देखिए जो लेवागोस्की हैं उन्होंने यहाँ पे सहयोगात्मक अधिगम पर जोर दिया है, किस पर? कोलैबोरेटिव लर्निंग पर जोर दिया है। ठीक है, और वाइगोस्की ने इसे सहयोगी संवाद भी कहा है। क्या कहा है? वाइगोस्की ने इसको सहयोगी संवाद कहा है, सहयोगी संवाद कहा है। अच्छा, इनके सिद्धांत का नाम क्या है? तो वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग पारस्परिक अधिगम सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देने का काम करता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? जो एक प्रगतिशील कक्षा होती है, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है, उसमें अधिगमकर्ता जो लर्नर है उसको किस तरह समझा जाता है? ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, या फिर ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में? देखिए बच्चा पैसिव कभी नहीं होगा। आप सीटेट या टेट का, किसी भी टेट का एग्जाम दे रहे हैं उसमें ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका वही राइट होगा जिसमें बच्चा आपका एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, केवल व्याख्यान विधि से सीखने में सक्षम हो। व्याख्यान विधि में बच्चा कहाँ एक्टिव रहता है? उसमें तो बच्चा पैसिव रहता है, निष्क्रिय रहता है व्याख्यान विधि में, उसमें तो टीचर एक्टिव होता है। स्वतंत्र रूप से सोचना,
और प्रसंस्करण में असक्षम होना, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में समझा जाता है कि जो बालक है वह नॉलेज को क्या करने में, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में एक्टिव है। बालक नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में अपना एक्टिव होकर के पार्टिसिपेंट कर रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। जेंडर क्या है, देखिए जेंडर इज एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं के द्वारा आकृति पाती है या गर्भधारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होता है। जेंडर ये एक जन्मजात जैविक गुण है या समाजीकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता। देखिए जो जेंडर है वह एक ऐसी अस्मिता है या फिर यूँ कह सकते हैं कि मतलब ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। ठीक है, जेंडर लोगों ने बनाया है। जेंडर किसने बनाया है, जेंडर को लोगों ने बनाया है और बच्चों के शुरुआती साल ही उनके आगे के विचारों को बना देते हैं। मतलब उसको बच्चों को आप क्या पहना रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, तुम ऐसे कपड़े पहनो, तुम ऐसे पहनो। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें बचपन से ही समानता का इम्पोर्टेंस बताया जाए। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है जो पुरुष और महिलाओं में भेदभाव करता है। ध्यान रखिएगा, जेंडर जो है वो पुरुष और महिलाओं में भेदभाव करता है। उनकी भूमिकाएं भी निर्धारित करता है कि तुम्हारी भूमिका चूल्हा बर्तन की है, तुम्हारी भूमिका ऑफिस की है। ठीक है, अगर यहाँ पे सेक्स लिखा होता, क्या लिखा होता, जो सेक्स है यह आपकी क्या है, एक जन्मजात जैविक गुण है, एक जन्मजात जैविक गुण है। अगर यहाँ पे सेक्स लिखा होता तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जेंडर और सेक्स में ये डिफरेंस है। जो सेक्स है ये आपका जन्मजात जैविक गुण होता है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल क्वालिटी है। क्या है, बायोलॉजिकल क्वालिटी है। जबकि जेंडर जो है वो क्या है, वो सोशलाइजेशन के बेस पर डिपेंड है। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। जेंडर आए समाज ने बनाया है, सेक्स आए बायोलॉजिकल धारणा है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। अधिगम के लिए जो मूल्यांकन हो वह किस प्रकार का होना चाहिए, वह आपका यानी कि कॉन्टेक्सचुअल हो या फिर स्टैंडर्डाइज्ड हो या फिर मानदंड संदर्भित हो, जिसको नॉर्म रिफरेंस्ड कहते हैं, या फिर टीचर ओरिएंटेड होना चाहिए। तो अधिगम के लिए मूल्यांकन जो है आपका वह कैसा होना चाहिए, कॉन्टेक्सचुअल होना चाहिए। कॉन्टेक्सचुअल होना चाहिए। इस प्रकार के आकलन का मुख्य उद्देश्य या जो प्रयोजन है वह छात्रों को रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। आकलन कितने प्रकार का होता है, अगर आपसे पूछ ले तो आकलन जो है वह 3 प्रकार से होता है। एक तो आपका अधिगम के लिए आकलन होता है, दूसरा पहला अधिगम का आकलन, फिर अधिगम के लिए आकलन, उसके बाद अधिगम के रूप में आकलन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ये 3 प्रकार होते हैं लर्निंग के, उसके आकलन के। चलिए बात क्लियर होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अध्यापिका द्वारा बनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी। देखिए कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी। बच्चा कहाँ पे सृजनात्मक सोच के माध्यम से सीखेगा। देखिए क्रिएटिव थिंकिंग के माध्यम से बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद करने के लिए देना। अगर आप बच्चों को बड़े बड़े जो है कि पैसेज दे रहे हैं रटने के लिए, तो क्या इससे बच्चा सृजनात्मक सोच उसकी बढ़ेगी? नहीं। बच्चा अगर जहाँ पे कंठस्थ लिखा है यानी कि वहाँ पे रटने पर जोर दिया जा रहा है, और जहाँ बच्चा रटेगा वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बच्चा एक्टिव नहीं है। टेट सीटेट में वही व्यक्ति पास होता है जो पूरी तरीके से बच्चे के फेवर में काम करता है। यानी कि हमें बच्चे को खोपड़ी पे बिठा के रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी समस्या को दर्शाने के अभिसारी तरीके को प्रोत्साहित करना, या फिर प्रकार्यात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपका यही है। देखिए सृजनात्मक चिंतन में आपका अपसारी चिंतन शामिल है, और ये किसी पूर्व स्थापित नियमों द्वारा प्रतिबंधित भी नहीं होता है। सृजनात्मक चिंतन का मूल्यांकन प्रश्न पूछकर और शिक्षार्थी की प्रतिक्रियाओं पर एनालिसिस करके किया जाता है। सृजनात्मक जो आपका ये क्रिएटिव थिंकिंग है, इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे आपका समालोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन और अपसारी चिंतन भी कहा जाता है। ये एक ऐसा चिंतन है जिसमें किसी भी समस्या के अनेक
यानी कि एक से अधिक समाधान प्रयोग किए जाते हैं। तो एक ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिसके लिए नवचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। ऑप्शन इसमें आपका जो डी है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? समता, इक्विटी, इक्वालिटी, सेग्रीगेशन, डिस्क्रिमिनेशन। देखिए किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा समाहित है? समावेशन की विचारधारा जो है आपकी वह समता पर आधारित है, इक्विटी पर आधारित है। किस पर आधारित है? इक्विटी पर आधारित है। समता के सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है, अर्थात स्कूल में सभी बच्चों को समता और समान अवसर देना चाहिए, चाहे उनमें किसी प्रकार की भिन्नताएं और अक्षमता मौजूद हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 है। सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है? जो एक सृजनात्मक विद्यार्थी होता है, जो एक क्रिएटिव स्टूडेंट होता है, उसके बारे में क्या सही है? वे कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं। जब बच्चा क्रिएटिव है तो समझने में ज़्यादा समय क्यों लेगा? वो तो वह ऑलरेडी क्रिएटिव है। वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, या फिर वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं। बच्चा क्रिएटिव है, पिछड़ा कभी नहीं होगा। उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है, नहीं, वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं क्योंकि क्रिएटिव बच्चा है ना। काफ़ी समय वो कभी नहीं लेंगे। एक ही ऑप्शन आपका बेस्ट बचता है। वे क्या करते हैं जो है कि नवीन और मूल विचार उनके अंदर आते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि 140 से भी अधिक होती है। जो सृजनात्मक बच्चा होता है तीव्रता से सोचता है, समस्याओं को नए तरीके से हल करता है ना। नवीन और मूल विचार उसके अंदर नए नए विचार आते हैं, और अपने अपसारी कौशल का उपयोग करके अलग अलग तरीकों से किसी एक कार्य को वो कर सकता है। एक काम को अलग अलग तरीके से करने की क्षमता सृजनात्मक बालक के अंतर्गत होती है, अंदर होती है। विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए? इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए? दी गई जानकारी को कंठस्थ या स्मरण करने के लिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए, व्यवहार के अनुकूलन के लिए, पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। किस पर जोर देना चाहिए? तो टीचर को क्या करना चाहिए? अपने जो भी उसका अधिगम है, जो लर्निंग है, उसको इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल बनाने के लिए पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने पर बल देना चाहिए कि जो भी बच्चे को सिखाया जा रहा है उसको वास्तविक जीवन से जोड़ दिया जाए। जब भी कोई घटना हमारे वास्तविक जीवन के साथ जुड़ जाती है तो हम उसे कभी भी भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने टीचरों को इफेक्टिव मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो आप बच्चे के साथ उस कॉन्सेप्ट को जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अधिगम की प्रकृति डैश और डैश है। कैसी है अधिगम की प्रकृति? सक्रिय और सामाजिक है, या फिर अधिगम की प्रकृति आपकी निष्क्रिय सामाजिक है, सक्रिय व्यक्तिगत, निष्क्रिय व्यक्तिगत। अधिगम की जो प्रकृति है डिफरेंट, वह सक्रिय और सामाजिक है। कैसी है? एक्टिव और सोशल है। कैसी है? एक्टिव और सोशल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित, या फिर बहिष्कार केंद्रित। देखिए तो इसमें जो एनईपी 2020 है वह वह जो है आपका अधिगमकर्ता केंद्रित, क्या? अधिगमकर्ता केंद्रित प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो सी है वह राइट हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका 24 जनवरी 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। 24 जनवरी 2023 को पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है क्रांतिक अवधि जिसको हम इंग्लिश में क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल पीरियड, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हिंदी वर्ड्स हैं जो आपको समझ नहीं आते हैं, इंग्लिश में ही समझ रहे हैं। क्रिटिकल आप समझ रहे हैं लेकिन क्रांतिक नहीं समझ पाएंगे। तो क्रिटिकल पीरियड के कॉन्सेप्ट की क्या अवधारणा हो सकती है? विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव ना होना, आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। देखिए क्रांतिक अवधि होती क्या है, पहले इसको समझिए। सभी व्यक्तियों के लिए सीखने की एक महत्वपूर्ण समय अवधि होती है, चाहे वो हम हो, आप हो, कोई भी हो। सीखने की, लर्निंग की एक उसका इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है। ये जो इम्पॉर्टेंट समय है ये लगभग 2 वर्ष की उम्र में हमारा प्रारंभ हो जाता है।
2 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को इस समय के दौरान जो है उसको सही पर्यावरणीय प्रोत्साहन नहीं मिलता, उसको सही एटमॉस्फेयर की तरफ से यानी प्रोत्साहन नहीं मिलता, तो नए स्किल्स को लर्निंग करने की उसकी जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाएगी, जिससे बाद के जीवन में बहुत से सामाजिक कार्य उसके प्रभावित हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं अपरिवर्तनीय क्षति। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बहुत छोटे बालकों के लिए डैश समाजीकरण की प्राथमिक संस्था क्या है? मुद्रक संचार, प्रिंट मीडिया, धार्मिक संस्था, विद्यालय, तकनीकी परिवार या फिर तत्कालीन परिवार, इमीडिएट फैमिली। देखिए ये जो हमारा समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, द्वितीयक संस्था है, ये एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। तो बहुत छोटे बालकों के लिए जो उसका समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है वो उसका अपना परिवार होता है। क्या होता है? तत्कालीन परिवार ही होता है। प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण की अगर बात करें तो अगर प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत कौन कौन आता है? देखिए प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत जो आपके आएंगे उसमें आपका परिवार, पास पड़ोस, आपका फ्रेंड सर्कल और आपका जो ये सब क्या है आपका प्राथमिक संस्थाएं होती हैं। ठीक है, समाजीकरण की। और जो द्वितीयक संस्थाएं होती हैं, द्वितीयक में आपका जैसे विद्यालय, आपकी धार्मिक संस्थाएं, मीडिया, पत्र पत्रिकाएं, आपकी किताबें, ये सभी सेकेंडरी हैं। ठीक है, ये सभी सेकेंडरी एजेंसी के रूप में आती हैं। आपका पास पड़ोस, आपका फ्रेंड सर्कल, ये आपका प्राइमरी जो है उसमें आता है, प्राथमिक एजेंसी में। देखिए पहला क्वेश्चन 79 नंबर पे क्वेश्चन है, कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता कठिनाई महसूस करते हैं? यानी कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में उनको प्रॉब्लम होती है। किस स्टेज में? उत्तर पारंपरिक अवस्था में, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? डिफरेंट यहाँ पे बता दें कि जो बच्चा है वह पूर्व संक्रियात्मक चरण पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक की जो अवस्था होती है, अगर ये आपको याद है कि कितने साल से कितने साल तक का बच्चा इस अवस्था में होता है, देन आप क्वेश्चन का आंसर राइट कर देंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे सही क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे बच्चा 2 से 7 साल का है। 2 से 7 साल का जो बच्चा है वो दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में उसको प्रॉब्लम होती है, वो इतनी जल्दी दूसरे को नहीं समझ पाता, नहीं पढ़ पाता कि ये क्या कहने का इसका मतलब क्या है, इसकी बात का अर्थ क्या है ना। तो ये होती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ओके, इसमें बालक 2 से 7 साल का होता है और मूर्त में बालक आपका 7 से 11 का होता है, औपचारिक में बालक आपका 11 से 15 का होता है। भाई आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है लेवाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का उत्पाद है। संज्ञानात्मक विकास डैश का उत्पाद है। किसका उत्पाद है? तो यह आपका आनुवंशिक स्वभाव का, केवल अवलोकन और अनुकरण का, सामाजिक संपर्कता का या फिर अस्मिता निर्माण। देखिए लेवाइगोत्स्की ने, जैसा कि आपको पता है, कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसका? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का, जिसमें उन्होंने बताया है कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अर्जन करता है। अगर जब वो समाज के साथ इंटरेक्शन करता है देन वो ज्ञान अर्जन करता है। बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप बच्चों का संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास होता है। बालकों के सर्वांगीण विकास में समाज, संस्कृति और भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण जगह है, अत्यंत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। यह है जो है बात लेवाइगोत्स्की कहते हैं। यानी कि समाज, संस्कृति, भाषा का जो अधिगम में इंपॉर्टेंट रोल बताते हैं वो लेवाइगोत्स्की बताते हैं। अगला क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि के प्रकार को शामिल नहीं किया है? आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी के अनुसार हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। भाषाई बुद्धि, तार्किक, संगीतिक, दैहिक, क्रियात्मक, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, प्राकृतिक तो बताई है, लेकिन उसमें इन्होंने बोधन बुद्धि का कहीं भी कोई बात नहीं की है। ठीक है, तो बोधन बुद्धि इन 8 प्रकारों में नहीं आती है। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं आप?
अंतर जेंडर प्राथमिकता को प्रतिबंधित किया जाए, जेंडर भेदभाव चर्चा करने से बचा जाए, यानी कि इस पर कोई बात नहीं होगी, जेंडर रूढ़िवादिता पर कोई बात नहीं होगी, बस इसीलिए इसी के माध्यम से इसको रोका जा सकता है। ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो रूढ़िवादिता को चुनौती दें, या फिर रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जो आपका यानी कि डेली की जो गतिविधियां हैं उनके द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। जितना ज़्यादा जेंडर पक्षपात करेंगे तब जाके जेंडर रूढ़िवादिता रुकेगा। अरे नहीं भाई, उससे बढ़ेगा। सीधा सा ऑप्शन ये है कि ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दें, जिससे कि समाज में किसी लिंग विशेष के लिए जो धारणाएं व्याप्त हैं उनको कम किया जा सके। ठीक है, जबकि आपका जो अंतर जेंडर प्राथमिकता को प्रतिबंधित किया जाए, इससे जेंडर भेदभाव पर चर्चा करके और रोजमर्रा की जो गतिविधियां हैं इनके द्वारा पक्षपात करके जेंडर रूढ़िवादिता को रोका नहीं जा सकता। नो, नेवर, कभी नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है? समालोचनात्मक सोच जो है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है? कक्षा में चर्चा और बहस को टाल दिया जाए। ठीक है, इससे समालोचनात्मक सोच बढ़ जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाएगी। या फिर विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए। जब चिंतन करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, है ना, तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, समालोचनात्मक सोच एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, उसको एक्सप्लेन करने, उसके साथ साथ चिंतनशील तर्क संगत सोच का उपयोग और जो है एक अपसारी चिंतन को चुनौती देता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो आपका सी है वो राइट हो जाएगा। रटना जहां होगा ऑप्शन को काट देना, जहां बचा जाए नहीं, हम बचेंगे कभी नहीं, ऑप्शन जो है आपका ये भी कट जाएगा। अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? अधिगम हेतु जो मूल्यांकन है वह आपका रचनात्मक होना चाहिए, फॉर्मेटिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह ऐसा मूल्यांकन है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट की जो प्रगति है उसकी निगरानी करने को ये संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन के लिए एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए? क्या देने से बचना चाहिए भाई? देखिए, चलिए बात करते हैं दृश्य अव्यवस्थित नोट्स, यानी कि विजुअल क्लटर्ड जो नोट्स हैं, दृश्य अव्यवस्थित नोट्स देने से बचना चाहिए। आवर्धक लेंस, ठीक है, दे सकते हैं। बड़े बड़े आकार में छपी पाठ्य पुस्तकें उसको दे सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा है वो क्या है, उसका विजन लो है, उसको कम दिखाई देता है। ओके, स्पर्शनीय मानचित्र और आलेख के माध्यम से वो सीख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको दृश्य अव्यवस्थित नोट्स दें। ऐसे नहीं, मतलब जो अव्यवस्थित भी हैं और जो देखने वाले भी हैं उसको देखने में तो वैसे भी समस्या है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इससे टीचर को बचना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग के लिए कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को डैश के अत्यधिक अवसर मिलें। किसके अत्यधिक अवसर मिलें? एक दूसरे से कंपटीशन के, या फिर ज्ञान का निर्माण करने, तथ्यों को रटकर याद करने, निष्क्रिय होकर। भाई देखो, जहां बच्चा एक्टिव नहीं है वो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, हम कभी भी कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देंगे, हम रटने पर जोर नहीं देंगे, हम बच्चे को हमेशा एक्टिव रखेंगे, पैसिव नहीं रखेंगे। एक ही ऑप्शन आपका बचता है। अगर मान लीजिए आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, फिर भी कुछ ये ऐसे की वर्ड्स हैं जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पेपर को बिल्कुल डेफिनेटली पास कर पाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना है, रटने पर जोर नहीं देना है, बच्चा हमेशा एक्टिव होना चाहिए। बच्चा एक्टिव कहाँ है? ज्ञान का निर्माण करने के अत्यधिक अवसर मिले। जब बच्चा ज्ञान का निर्माण करेगा तो बच्चा वहाँ एक्टिव होगा, तभी तो वो नॉलेज क्रिएट कर पाएगा, है ना, कंस्ट्रक्ट नॉलेज कर पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो बी है वह राइट हो जाएगा। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब, क्या जो अधिगम है हमारा वो अधिक प्रभावशाली होता है, कब होता है? विषय वस्तु अत्यधिक जटिल हो तब, या फिर अध्यापक का शिक्षा शास्त्र व्यवहारात्मक हो, अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित हो, या फिर अधिगम का जो स्वभाव है वह प्रयोगात्मक हो। क्या हो जाएगा राइट इसमें? इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, राइट आपका हो जाएगा अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो, अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन। नेक्स्ट इज, विद्यालयों को क्या करना चाहिए? स्कूल शुड क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को अनदेखा करना चाहिए,
और पहले से सीखे ज्ञान को पुनरुत्पादित करने पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ऑप्शन यहीं कट गया जहां ये लिखा था कि विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को अनदेखा करना चाहिए। विद्यालय जो है अगर चीजों को अनदेखा करेगा तो कैसे काम चलेगा, काट दो इसको यहीं पे। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए, बच्चा किस समाज से संबंध रखता है उसको भी अनदेखा कर दो, यहीं पे काट दो इसको। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा करना चाहिए। नहीं भैया, बच्चा नए ज्ञान का निर्माण कर रहा है, उसको अनदेखा नहीं, उस पर और जोर दो, बच्चे को आगे बढ़ाओ। अनदेखा करोगे तो यहीं पे आप खत्म। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। ये हुई ना बात, यहाँ पे विद्यालय को जोर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन ओवर हियर। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता? ऐसा कौन सा कारक है जो बच्चे के विद्यार्थी के इफेक्टिव और मीनिंगफुल लर्निंग में हेल्प नहीं कर रहा है? कौन हेल्प नहीं कर रहा है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी है, या फिर आपका अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम एंड अध्यापन का संरचनावादी उपागम? कौन है वह आपका क्या हो जाएगा? जो मानकीकृत पाठ्यक्रम है। क्या है? मानकीकृत पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता, जबकि आपका बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र हो या अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा हो या फिर अध्यापन का संरचनावादी उपागम हो, ये अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग करते हैं। ठीक है, अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली, मीनिंगफुल और इफेक्टिव तभी होगा जब ये एक संदर्भात्मक रूप में होता है और विद्यार्थी आंतरिक कारकों से प्रेरित होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके 10 क्वेश्चन और बचते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के डैश क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। विकास के सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत, शारीरिक, नैतिक या फिर संज्ञानात्मक। तो यह जो है वह आपकी संज्ञानात्मक विकास के कॉग्निटिव क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। ये जो संज्ञानात्मक है मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की स्मरण क्षमता, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान स्किल्स, बुद्धि क्षमता और व्यवहार परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्ति के आंतरिक मन में चलने वाले विचारों का पता लगाया जा सकता है। विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बता रहा है कि विकास जो है वो सिर से पैर की ओर जाता है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, या फिर सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, या फिर प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल? यहाँ पे जो विकास है सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है, यानी कि जो शीर्षगामी सिद्धांत है, जो आपका सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल है, यह इसकी ओर इंडिकेट कर रहा है। देखिए, शीर्षगामी सिद्धांत में क्या होता है, यह सिर से पैर यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आगे बढ़ता है। इसमें विकास आपका ऊपर से नीचे की ओर जाता है। ओके, इसे शीर्षाभिमुख सिद्धांत भी कहते हैं। यही कारण है कि बच्चा चलने से पहले सिर पर कंट्रोल करना सीखता है। और ये जो अधोगामी सिद्धांत है, ये क्या होता है? यह शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर या नजदीक से दूर की ओर विकसित होता है। इसे समीपो दूरस्थ सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसमें शरीर के केंद्र के पास वाले हिस्से पहले विकसित हो जाते हैं, फिर छोर विकसित होता है। ठीक है, बात आई समझ में? चलिए, फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, यानी कि थ्रू डिस्कवरी, बच्चा लर्निंग कर रहा है थ्रू डिस्कवरी, या बाह्य पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है, या फिर निष्क्रिय पुरस्कार पाने के लिए? देखिए, निष्क्रिय हटा दो तुरंत, या फिर रटना। जहाँ रटना लिखा हो, जहाँ निष्क्रिय लिखा हो, वो ऑप्शन ऑलवेज आपके लगभग 90.99% गलत हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे एक संरचनावादी कक्षा में किसकी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जो होती है
उसमें अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए बच्चे को प्रेरित किया जाता है, ताकि बच्चा डिस्कवरी करके सीखे, खोज करके सीखे, ठीक है। जबकि बाहरी पुरस्कार पाने के लिए, सीखने के लिए, निष्क्रिय पुरस्कार पाने तो सीखने के लिए प्रेरित करना नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीन पियाजे के विचार में बच्चों की जो निजी वॉक है, निजी वॉक का मतलब है जिसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जिसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ये प्राइवेट स्पीच होती क्या है? अच्छा, कभी कभी हम लोग अपना काम करते करते हम खुद मन में ये कहने लगते हैं, अरे यार ये ऐसे नहीं ऐसे करना था, ये ऐसे नहीं ऐसे करना था, ये हमने ऐसे कर दिया, ये ऐसे हो गया। ये जो हम अपने आप से बात करते हैं ना अकेले बैठे कभी कभी, इसी को तो प्राइवेट स्पीच कहते हैं, इसी को तो निजी वाक कहते हैं। क्या दर्शाती है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे? ये अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे क्या दर्शा रही है? ये जो है उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता को दर्शा रही है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसमें आपका बी है वो आपका राइट हो जाता है। जीन पियाजे और लेवागोस्की दोनों मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने निजी वाक पर अपना अलग अलग विचार दिया है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया का केंद्र हैं और सब कुछ उसी के चारों ओर घूमता है। यही पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलता है। और वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है और ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक काम करता है। यानी कि अगर हम शुद्ध भाषा में बात करें तो जीन पियाजे इसको जो है बढ़ावा नहीं देते, यानी कि इसको निगेटिव मानते हैं, और लेव वाइगोत्स्की इसको जो है प्राइवेट स्पीच को बढ़ावा देते हैं, ये इसको पॉजिटिव मानते हैं। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक अक्सर कहता है लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं, लड़के विज्ञान में। ये कथन किसका उदाहरण है? तो आप समझ गए होंगे ये कथन आपका जेंडर पक्षपात कर रहा है, यानी कि ये आपका जेंडर रूढ़िवादिता है, पक्षपात नहीं, सॉरी ये तो पक्षपात तो आपका जेंडर बायस हो जाएगा, है ना। ये आपका जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। ओके, आगे बढ़ेंगे। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना, कि जो अधिगम प्रक्रिया चल रही है उसमें बच्चे की क्या प्रगति हो रही है, क्या उन्नति हो रही है ना। बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है जिनको वो, कुछ चुनौतियां तो नहीं है, बच्चे की उन्नति हो रही है, अवनति हो रही है, बच्चा अब आगे बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है, ये सभी उसके उद्देश्य होते हैं। ओके, प्रतिस्पर्धा को कभी नहीं बढ़ावा देंगे, असफलता का डर पैदा करना नहीं होगा, असफल के रूप में अवर्गीकृत करना भी नहीं होगा। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? शिक्षा में जो एक समावेशन है उसमें कौन है जो बाधक है? देखिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, बहुसंवेगी उपागम, आधारभूत संरचना सुगमता या फिर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसमें आपका जो कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधा है? अगर आप विद्यार्थियों में कंपटीशन को बढ़ावा देंगे तो यह आपका शिक्षा में समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। इसीलिए जो है कंपटीशन को बढ़ावा नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? बच्चा प्रभावशाली ढंग से रटकर सीखता है? नहीं भैया, रटकर कभी नहीं सिखाएंगे। अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा सीखता है। बात तो ठीक लग रही है, नहीं डर के भय से भी नहीं, अध्यापन निष्क्रिय भी नहीं होगा। राइट क्या हो जाएगा आपका? जब बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से एक पारस्परिक सामंजस्य स्थापित कर लेता है तब वो बेहतर ढंग से सीखता है। जब चीज़ें उसके वास्तविक जीवन से जुड़ जाती हैं देन बच्चा अच्छी तरीके से सीखता है। त्रुटियां क्या हैं? एरर्स क्या हैं? अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती। जो गलतियां हैं वो क्या लर्निंग प्रोसेस में उनका कोई रोल नहीं है, या केवल नकारात्मक पुनर्बलन यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा दूर की जा सकती हैं। केवल वो विद्यार्थी गलतियां करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है। अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। जी हाँ, ये बात बहुत सटीक कही है इन्होंने। त्रुटियां जो एरर्स हैं अध्यापक के द्वारा अच्छे तरीके से उनका एनालिसिस किया जाना चाहिए कि आखिर बच्चा गलतियां क्यों कर रहा है, ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके, कहाँ पे बच्चे के लर्निंग में समस्या कमी रह गई जिससे बच्चे ने गलती कर दी। संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि क्या है ये इत्यादि पर व्यक्ति का भावनात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता। या फिर संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान आदि सकारात्मक भावों द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, नकारात्मक भावों द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा कि संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि पर
व्यक्ति की जो भावनात्मक स्थिति होती है, जो इमोशनल स्टेज होती है, उसका गहरा असर पड़ता है। आज का 100 क्वेश्चन, और आपसे कहना चाहेंगे अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए, क्यों उनको जो है मोटिवेट करना चाहिए। हम लोग कभी कभी नहीं कहते हैं कि यार बड़ा डिमोटिवेशन फील हो रहा है ना, फिर हम थोड़ा कोई मोटिवेशन वाला वीडियो देखते हैं, फिर हमारे अंदर एक आग पैदा हो जाती है कि नहीं अब तो हम कर सकते हैं। तो इसीलिए मोटिवेशन दिया जाता है। अध्यापक को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों मोटिवेशन दिया जाना चाहिए? दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए, मूर्त पुरस्कार जैसे कि नकद इनाम, प्रमाण पत्र इत्यादि पाने के लिए, कॉन्सेप्ट की समझ बढ़ाने के लिए, अध्यापिका और माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है? अध्यापक को मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को, ताकि वो जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बच्चा बेहतर तरीके से समझ सके, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट कर सके, यानी कि कॉन्सेप्ट को समझ सके, उनको जो है समझ को बढ़ा सके, इन्हेंस कर सके। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन। तो प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।